नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा पाटिल आज के इस हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लोक भारती से दूसरी इकाई का पाठ मेरे पिताजी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक आत्मकथा है। इस पाठ के लेखक हैं मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन आज के इस सदी के महानायक अभिनेता श्रीमान अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है। यह एक पूरक पठन है। डॉक्टर हरिवंश राय जी ने अपने पिताजी की यादें इस आत्मकथा में लिखी है। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। विधा यानी साहित्य प्रकार। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। निष्पक्षता यानी बिना पक्षपात किए हुए जो है वही लिखना। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश, काल, परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। तो आइए शुरू करते हैं नवा पाठ मेरे पिताजी। पायोनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट। प्रताप यानी इनके पिताजी का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। पायोनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी। पायोनियर प्रेस काम की जगह, ठिकान। समय की पाबंदी, पाबंदी का मतलब रोक। शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, मराठी में सवय। विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत ही जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। यानी अपने पिताजी के बारे में हरिवंश राय जी लिखते हैं कि पायोनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी यानी समय पे सब काम करना, समय पे जाना, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल, निश्चल का मतलब स्थिर व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता यानी महत्ता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी यानी पिछड़ा काम यानी जो पीछे रह गया हो वह अपनी मेज़ पर, मेज़ यानी टेबल पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान यानी हरिवंश राय जी कहते हैं कि उनका खुद का अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ यानी वे कम ही आंकते हैं। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से, यानी कि उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की, यानी सवारी करना यानी साइकिल पर बैठना। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई। दफ्तर के लिए यानी ऑफिस के लिए जाने के लिए एक अपनी पोशाक यानी पहनावा अपनाया था और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। वह पहनावा था काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन यानी कोट जो उनके लंबे इकहरे यानी पतले शरीर पर खूब फबती थी, फबना जचती थी, और 2 पल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद यानी मफलर टाइप का होता है, वह जाड़ों का समय यानी सर्दी का समय उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी। सिर पर वे विलायत से आई हुई फेल्ट कैप, विलायत यानी परदेश से, पहनते थे और वह काफ़ी महंगी होती थी।
पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। हाथ में वे एक लंबी छड़ी रखते थे। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम यानी तरीका पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। दंगा होना यानी झगड़ा होना। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। उन्होंने समझाया उन लोगों को कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। आत्मरक्षा यानी स्वयं संरक्षण। कोई अकेला मुझे चुनौती देना, ललकारना, तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई? अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। यानी एक आदमी को समझाना मुश्किल है, वो भी सिर फिरा होगा तो, लेकिन चार आदमी होते हैं तो अच्छी समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी यानी नासमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसानियत, मानवता। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। यानी सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना है। इसीलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, सुलह करना, मिलजुल करना। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। यानी यहाँ पे उन्होंने अहिंसा का महत्व दिया है। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर होना परिणाम। उस दंगे में फिर कोई वारदात, यानी वारदात का मतलब घटना, नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। यानी डॉक्टर हरिवंश राय जी कहते हैं कि फिर ऐसी घटना फिर नहीं हुई, और जब भी हुई है हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय यानी हमेशा एक ढर्रे पर चलने वाला था। यानी एक नियमबद्ध और नैमित्तिक था। नियमबद्ध अनुसार, नैमित्तिक रोज़मर्रा। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। फासले यानी दूरी पर। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। सुराही यानी लंबी गर्दन वाला एक पूजा का पात्र। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। जीना यानी सीढ़ी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता यानी भगवत गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। रेहल का मतलब धार्मिक पुस्तक रखकर पढ़ा जाता है, उसे रेहल कहते हैं। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे। नवाहिक यानी 9 दिन में समाप्त होने वाला, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है
उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ के सस्वर करते थे। पाठ वे सस्वर करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, यानी बहुत अच्छी नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। यानी साफ सप्राण वह पढ़ते थे। आवाज़ की पहली स्मृति यानी याद मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। वे कहते हैं कि मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी का मतलब प्रसूति गृह, जो नवजात बच्चे को 15 दिन तक वहाँ रखा जाता है। सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी, यानी घर में ही एक कोना इसके लिए होता। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला यानी झूला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। वह कितना अच्छा पढ़ते थे यह ज़रूरी नहीं, लेकिन यह छोटा बच्चा उनकी आवाज़ सुनकर शांत हो जाता था। हरिवंश राय जी लिखते हैं, इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। जनगीता यानी यह गीता लोगों तक, आम आदमी तक पहुँचाने का काम यह कर रहे थे। अवधी भाषा में, मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन यानी चेतना न हो और ज्ञात यानी चेतना रूप मेरे चेतन की शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। यानी बाल्यकाल अवस्था से ही उन्होंने मानस सुना था, रामचरितमानस सुना था, इसीलिए पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। यानी वे प्रकट वाचन नहीं करते थे, वह मन ही मौन वाचन करते थे। मानस में वे बहा करते थे, बहना यानी उसी में खो जाना। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, यानी इतना अच्छा ज्ञान उन्हें नहीं था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, लेकिन वह उनका उच्चारण सुस्पष्ट होता था। संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से, यानी अवधि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक़ है, यानी हरिवंश राय जी को भी कविता पढ़ने का, सस्वर पढ़ने का बहुत शौक़ है। ब्रज और अवधि की कविता में मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। ब्रज भाषा है और अवधि भी भाषा है, इन दोनों भाषाओं में घंटों हरिवंश राय जी कविता पढ़ सकते थे। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया, रामचरितमानस का पाठ भी वे करते थे, पर मानस की बात ही और है। यानी रामचरितमानस अवधी भाषा में है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। ऐंठना यानी मुड़ना। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। यानी उतनी अच्छी खड़ी बोली इन्हें नहीं लगती थी जितनी कि अवधी या ब्रज हो। उर्दू भी अच्छी लगती थी, वह जीवन से उठी हुई कम लगती है। खड़ी बोली जीवन से उठी कम लगती है, यानी जीवन से आम लोगों की वह भाषा उन्हें इतनी नहीं लगती। कोश से उतरी हुई अधिक, यानी नियमबद्ध लगती है। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा,
वे कहते हैं, अंत में कौन कौन से कारण है खड़ी बोली के लिए जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसके कारण अब मैं यहाँ नहीं दे सकता। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी यानी हरिवंश राय जी की माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। हमेशा अक्सर हमारे घर में भी ऐसा होता है, लेकिन पिताजी को बहुत गुस्सा आता। माँ काँपने लगती यानी डर जाती थी, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास नहीं होता, क्योंकि समय के वे सख्त थे या पाबंद थे। यह एक इनकी विशेषता थी। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 बरस की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे, यानी कितने समय के पाबंद थे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते थे। 35 बरस की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। मोहल्ला यानी गली, वह कहते हैं कि खाना खिलाकर वह आदमी वापस न आ जाता तब तक माँ भोजन नहीं करती थी। यह माताजी की विशेषता है। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता, यानी उनकी माताजी का भी उपवास रहता है। घर की 3 बूढ़ियाँ जो नाम दिए हैं, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती, यानी घर की जो 3 बूढ़ियाँ थी वे भी इन पर गुस्सा निकालती थी। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी नहीं खाना खाए तो माँ नहीं खाती थी, इनका उपवास रहता है। और घर में जो और भी 3 बूढ़ियाँ थीं उनका भी उपवास रहता था, इसीलिए वे दिन भर माँ पर गुस्सा उतारती रहती थी। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। जाने का समय था, लेकिन आने का समय ठीक नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक यानी शुरुआती बरसों में वे प्रायः यानी हमेशा देर से लौटते थे, यानी नई नौकरी थी इसीलिए वह अक्सर देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, यानी पढ़ने का शौक़ भी यहाँ दिया हुआ है, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील यानी माइल, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील यानी 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास ने चलने का शौक़ तृप्त नहीं होती थी, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे हमेशा तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था, यानी कि एक तरह की बीमारी थी। सबसे अचरज की बात यह थी, बीमारी से अच्छा शब्द है यहाँ शौक़। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोएं, यह एक उनकी खासियत है, उठते हुए सुबह 3 बजे ही थे। उनका कहना था कि नींद, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम सोना है लेकिन गहरी नींद में सोना है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर लेती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया, क्योंकि इनके पिताजी सुबह उठते थे 3 बजे, इसीलिए हरिवंश राय जी को भी उठना पड़ता था जल्दी। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब भी मैं मरूँ, एक विनोद के द्वारा कहते हैं कि जब भी मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने की देना,
यानी मेरा क्रियाक्रम जल्दी नहीं करना, 8 दिन तक वहीं मुझे पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना ऐसा नहीं होता, लेकिन उस कल्पना से ही वह सुखद होते हैं, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। यह उन्होंने मजाक में कहा है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। समय की पाबंदी यानी रोक की जो उत्कटता यानी तीव्रता हरिवंश राय जी के पिताजी ने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग यानी सारे लोगों को वह नियम लागू होता था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले बरस में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनियों पर रख दी। तिकोनिया यानी 3 कोनों वाला, दालान का मतलब बरामदा। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी यानी पुरानी घड़ी थी, और पायोनियर के दफ्तर यानी ये जहाँ काम करते थे वहाँ बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई, यानी रद्दी या बेकार समझकर इस घड़ी को उन्होंने वहाँ से हटा दिया था। पायोनियर प्रेस ने, पिताजी ने शायद 2 रुपयों में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई, यानी अच्छी नहीं साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही, बाद में वह अच्छा काम करती रही। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं, यानी वह अच्छी चली। घड़ी साज का मतलब घड़ी रिपेयर करने वाला। तिकोनिया और खाली इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं, यानी हमेशा उस तिकोनिया पर वह घड़ी रख दी थी। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 बरस होने आए हैं। हरिवंश राय जी कहते हैं कि मेरे पिताजी के मृत्यु को आज लगभग 30 बरस होने आए हैं। अब भी वह चल रही है, आज तक वह शुरू है, चल रही है। मेरे पास नहीं है, लेकिन वह घड़ी मेरे पास नहीं है। वह आगे कहते हैं, मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र जो फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी रह चुके हैं, उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। यानी इनकी बहन का लड़का है, उसका नाम रामचंद्र है। वह नाना की याद के रूप में उन्होंने ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है, यानी बार बार मेरी आँखें उस घड़ी को ढूंढती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं, यानी हर त्योहारों में, उत्सवों में वह साक्षीदार रही है। कितने हर्ष विषाद, यानी सुख दुख, विषाद का मतलब दुख, अश्रु हास, अच्छे बुरे प्रसंग, वाद विवाद, झगड़े, संघर्ष, कितने क्रोध कलह यानी गुस्सा, कलह, रोदन गायन या किसी की मृत्यु होना यानी रोदन, गायन यानी अच्छा माहौल, श्रम संघर्ष की वह साक्षी है। श्रम संघर्ष यानी शुरुआती दिनों की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, इसका नाम ही खाली आराम घड़ी है, पर न ई खुद आराम करत है, न केहू को आराम करे देते। यह एक मुहावरा या वाक्य प्रचार है, या उनका वाक्य है कि वह खुद आराम करती है, न दूसरों को आराम करने देती है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि एक जगह रख दी जाती है। बाद में हरिवंश राय जी कहते हैं कि उनका मानना है कि वह एक जगह रख दी जाती है, इसीलिए उसे आराम घड़ी कहा जाता होगा। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। अलार्म से आराम कोई अचरज की बात नहीं। अचरज यानी आश्चर्य। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है। कहीं किसी जगह में इसे ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है, यानी आराम का आ
छूट दिया है और राम सिर्फ उसको पुकारते हैं, रामगढ़ी कहते सुना है। इस प्रकार हरिवंश राय जी बच्चन साहब अपने पिताजी के बारे में इस पाठ में उन्होंने आत्मकथा के रूप में उनकी यादें संजोई हुई है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिताजी के जो उन्होंने संस्कार एवं परिवर्तन इनके मन पर हुआ है, इसका ब्यौरा, इसका वर्णन इस पाठ में देने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।